शुरू हो चुकी है और अब मैं स्क्रीन शेयर करके अपने डॉक्यूमेंट की तरफ जाऊंगा, जहां पर हम लोग जो है वो चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि लैब के अंदर क्या कंटेंट्स है जो हमें आज कवर करना है। सही है। इन द मीन वाली है कि कल की लैब भी हम लोगों ने कर ली थी और आई वंस अगेन रिपीट कि आप लोग कोशिश ये करें कि लैब जल्द से जल्द अपनी जमा करवा दें, क्योंकि 25 अप्रैल इज़ एक्चुअली द डेडलाइन टू सबमिट ऑल योर लैब्स वेदर चेक्ड और अनचेक्ड। सही। तो इस वजह से आपको कोशिश ये करनी है कि आप जल्द से जल्द सारा जो है वो काम करें, क्योंकि आपके मिड टर्म्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसमें भी कोशिश करें कि वो तो करें, मगर ये कि ये इस चीज़ को साइड लाइन ना करें। सही। क्योंकि ये भी सारे ज़रूरी पार्ट है आपका, ये चीज़ है। बाकी अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की ऑन एंड ऑफ जो है वो काफ़ी मैं नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग इसमें, जैसे आज भी नहीं है, काफ़ी लोग कल भी नहीं थे। सही। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, बस ये कि कम से कम क्लास में आ जाया करें ताकि अटेंडेंस आपकी लग जाए। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बाकी फिर ये है कि हम लोग लेक्चर का आगाज़ करें और आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल होना शुरू हो गई है। इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सही है, विजिबल है। सही है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, आज की जो लैब है, लैब नंबर 13, दैट इज़ आवर लास्ट लैब ऑफ दिस इस ईपी लैब कोर्स। वो बेसिकली है अंडरस्टैंडिंग द स्फेरोमीटर। ठीक है। अब स्फेरोमीटर क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, अब ये इस लैब का जो है वो फोकस है और प्राइम पर्पस है इस लैब का कि आप ये बेसिकली देख सकें कि स्फेरोमीटर होता क्या है, स्फेरोमीटर काम किस तरीके से करता है और स्फेरोमीटर किन किन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। पहली बात ये है कि जो आपको पता होनी चाहिए कि स्फेरोमीटर जो है, दिस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वर्नियर, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जिस तरीके से मेरे पास वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो थे वो लीनियर लेंस या लीनियर डिस्टेंस निकालने के काम आते थे, या डायमीटर निकालने के काम आते थे, या थिकनेस निकालने के काम आते थे, इसी तरीके से स्फेरोमीटर भी उसी फैमिली या उसी टाइप या उसी का बहन भाई कह सकते हैं। सही है। स्पेरोमीटर भी एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ख़ास तौर पर दो एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। सही। कौन कौन सी एप्लीकेशन है? पहली एप्लीकेशन ये है कि किसी भी गिवन ग्लास पीस की थिकनेस अगर निकालनी है, कोई भी शीशे का टुकड़ा है अगर उसकी थिकनेस निकालनी है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं स्पेरोमीटर से। दूसरी बात ये कि हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो बेसिकली सारी लाइट रेस को कन्वर्ट्स करता है एक पॉइंट पे, और वाइस वर्सा कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो क्योंकि हमें निकालनी होती है स्पेरोमीटर के ज़रिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस भी हम स्पेरोमीटर से निकाल सकते हैं। बेसिकली जिस तरीके से इसका नाम है स्फेरोमीटर, ये बेसिकली स्फेयर सरफेस या कर्व सरफेसेस की रेडियस और डायमेंशंस निकालने के काम आता है हमारे, क्योंकि लेंस मेरे पास एक कर्व सरफेस है, तो बेसिकली उस कर्व सरफेस जो है वो रिजेंबल कर रहा है एक स्फेयर की तरह। इसीलिए स्पेरोमीटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करके इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हम निकाल सकते हैं। सही। तो ये बात क्लियर है कि हमारे हमारे पास जो है वो स्पेरोमीटर जो है, दिस बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। और एक बात याद रखें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना, कि जिस प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है, जिस प्रिंसिपल पर ये रीडिंग्स वगैरह निकाल रहा है, दैट इज़ वेरी मच आइडेंटिकल टू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जिस तरीके से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर, अगर आपको याद हो, हमारे पास दो स्केल से, एक सर्कुलर स्केल जो घूमता था और एक मेन स्केल जो एक जगह रुका हुआ था। सही है, याद आ रहा है? जिस तरीके से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर हमारे पास दो स्केल्स हुआ करते थे ना, एक तो हमारे पास कांस्टेंट स्केल था और एक जो था बेसिकली कौन सा था, जो रोटेट कर रहा होता था। इसी तरीके से हमारे पास इसी स्पेरोमीटर के अंदर भी दो स्केल्स है, एक मेरे पास मेन स्केल है जो कि कांस्टेंट है और एक मेरे पास सर्कुलर स्केल है जो रोटेट कर रहा होता है। अब हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से काम करता है
और किस तरीके से हमारे पास ये कर्व सरफेसेस के रेडियस और डायमेंशन निकालने के काम आता है। आपको इस बात को याद रखना है कि इस लैब के अंदर आपकी दो एप्लीकेशन हैं, आपको दो चीज़ें करनी है। पहली एप्लीकेशन क्या है कि आपको गिवन ग्लास पीस की थिकनेस निकालनी है, और दूसरा ये कि आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल पॉइंट निकालना है। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ बेसिकली इस चीज़ को शो करते हैं, नज़र आ रही है यहाँ पे फोकल लेंथ। देखें, जब ये जिस पॉइंट पर ये सारी लाइट रेज अपने आप को कन्वर्ज कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, और द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द लेंस इज योर फोकल लेंथ। तो हमें क्या निकालना है? हमें बेसिकली फोकल लेंथ निकालनी है। इसके भी सारे वेल डिफाइंड फॉर्मूलेज वगैरह हैं, वो आगे जाके हम लैब में देख लेंगे। सही। वी नीड टू डिटर्मिन दीज टू पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ अ स्पेरोमीटर। ये बात हमने कर ली। What is a sperometer? A sperometer is a special kind of device and instrument used to measure the radii of curved surfaces, and it operates on the same principle as that of a sphere. सही। अच्छा, अब इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, समझ रहे हैं? जहाँ पर ये चीज़ जो है आपकी ये वाली, दिस इज योर सर्कुलर स्केल, एंड दिस ओवर हेयर वर्टिकल स्केल इज योर मेन स्केल। और होता इस तरीके से है कि मेरे पास मेन स्केल की डिविजन्स जो होती हैं वो होती हैं मिलीमीटर्स के अंदर, और यहाँ मेरे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स हैं, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, यहाँ सब लेबलिंग भी मैंने की हुई है। ये क्या है? वर्टिकल स्केल कॉल्ड अ पिच स्केल डिवाइडेड इनटू मिलीमीटर्स, दिस इज माय मेन स्केल। लार्ज सर्कुलर डिस्क विद 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये बेसिकली मिल्ड हेड क्या है कि बेसिकली एक स्क्रू है जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को, ये जो देख रहे हैं ना ये वाली, इसको ऊपर नीचे हम मूव करेंगे। सही है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ये काम कर रहा होगा, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरे पास स्पेरोमीटर आखिर काम किस तरीके से करता है। स्पेरोमीटर की तस्वीर अगर मैं आपको और बेहतर तरीके से दिखा सकूँ तो ये इस तरीके से होती है। नज़र आ रही है सबको? ये नज़र आ रही है आपको तस्वीर? ये बेसिकली आपका पिच मेन स्केल है, ये आपका सर्कुलर स्केल है, और सर्कुलर स्केल की लेबलिंग इसने राइट हैंड साइड पर यहाँ करके हुए दिखा दी। ठीक है, इस चीज़ से देखें, ये जो है ना घूमता है, ये देखें, सही है, इस चीज़ से ये ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। ठीक है, और ये इसकी 3 डिफरेंट लेग्स हैं, जो बेसिकली आपको ये पता है कि ये 3 डिफरेंट लेग्स जो हैं ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम अभी देखेंगे किस तरीके से काम करेंगे। अभी सिर्फ ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पेरोमीटर रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर ये आपका बेसिकली रैचेट हो गया, ये सर्कुलर स्केल है, ये स्क्रू है जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये 3 टांगे हैं इसकी, और ये इसका मेन स्केल है। मेन स्केल इज़ ऑलवेज इन मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल पर मेरे पास टोटल कितनी होती हैं? 100 डिविजन्स होती हैं। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला है तो पूछ लें यहाँ तक। एनी इशू टिल नाउ? कि इसके बाद जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो उस पर थोड़ा सा मसला आप लोगों को हो सकता है। इस पॉइंट तक आपको स्पेरोमीटर का समझ आ गया, ये दिखता कैसे है, और काम तो क्या किस तरह, ये नहीं पता कैसे करता है, पर जो मैंने बात समझाई वो समझ आ गई है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्पेरोमीटर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से? मेरे पास इसकी तीन तीन लेग्स होती हैं, तीनों लेग्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, ये मेरे पास स्क्रू होता है जो ऊपर नीचे मूव करता है, और इसके नीचे जो है वो आपको जिस ऑब्जेक्ट की आपको डायमेंशन निकालनी है वो इस स्क्रू के नीचे पड़ा होगा। स्क्रू को ऊपर नीचे हम मूव कर रहे हैं इस ऊपर वाले कह सकते हैं कि टाइटनिंग ऑब्जेक्ट या रैचेट के जरिए। वर्टिकल स्केल इज माय मेन स्केल, दिस इज माय सर्कुलर स्केल। वर्टिकल स्केल is in millimeters, and circular scale has 100 total divisions या 100 equal parts। सही है, ये मेरे पास स्पेरोमीटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है पिच का। पिच का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग जो है अपने माइक्रोमीटर वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि पिच आखिर होती क्या है। पिच बेसिकली होती है कि जब मैं किसी चीज़ को सर्कुलर मूवमेंट दे रहा हूँ तो उस लिहाज से मेरे पास उस वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। याद है आप लोगों को?
पिच हम लोगों ने माइक्रोमीटर में स्क्रू गेज में ही पढ़ी थी, जहाँ पर जब मैं सर्कुलर मूवमेंट कर रहा था तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर गौर से देखें, जब मैं इस चीज़ को मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा, अब मेरे पास हो रहा है वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है। सही, तो ये चीज़ हमने देख ली कि मेरे पास यहाँ पर भी पिच का एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा जो आपको देखना है। सही है भाई, समझ आ गया कि पिच कैसे निकालेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपके सामने लैब में करूँगा, मतलब मैं आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट करके एक एक चीज़ वेरीफाई करके दिखाऊंगा, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। पिच बेसिकली ये है कि जब मैंने इसको इधर अगर गौर से देखें, इधर स्टार्ट मैं करूँगा 0 से, और जब फिर 0 आ जाएगा तो मैं चेक करूँगा कि मेरे पास लीनियर स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। मैं करके देखता हूँ, चलें। इसको मैंने घुमाया, एक मिनट, अराउंड एक रोटेशन में 1 mm डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से पिच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ जो है वो हमने निकाल ली कि मेरे पास पिच क्या होता है। पिच बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि जब मैं रोटेशंस कंप्लीट कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। दिस इज़ माई पिच। और पिच हम क्यों निकालते हैं, पिच निकालते हैं इसलिए क्योंकि पिच से निकलता है लीस्ट काउंट। जिस तरीके से हर डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, इस तरीके से स्पेरोमीटर का भी अपना एक लीस्ट काउंट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल के डिविजन्स। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 100। तो जो भी पिच आ रही है उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मेरे पास लीस्ट काउंट भी आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, पिच एक रोटेशन से भी निकाल सकते हैं और 2-3 से भी निकाल सकते हैं। देखें होता है इस तरीके से, एग्जाम्पल लें कि मैंने एक दफ़ा रोटेट किया तो मेरे पास वर्टिकल स्केल पे 1 mm का डिस्टेंस हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने डी रखा 1 mm, एन रखा मैंने 2 और 1, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 mm डिवाइडेड 1 mm। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए मैंने ये कहा कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखें मैंने एन लिखा 1, मतलब कि मैंने एक दफ़ा रोटेट किया, उस वक्त मेरे पास डी जो आया वो आया 1 mm, ठीक है। कि मेरे पास पिच कितनी आ रही है, 1 mm डिवाइड बाय 1, इसका आंसर है 1 mm। अब अगर मैंने 2 दफ़ा रोटेट किया, मैंने कहा कि नहीं n बराबर है 2 के, तो अब मेरे पास d कितना आ रहा होगा, 2 mm। तो तब भी आंसर क्या आएगा, 2 mm डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 1 mm। तो पिच आपके पास 1 mm ही रहेगी, चाहे एक दफ़ा करो चाहे 10 दफ़ा करो, आपके पास पिच जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं रोटेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। सही, तो मेरे पास इस तरीके से हमने निकाल ली पिच। पिच क्यों निकालते हैं, पिच निकालने का की वजह ये होती है कि पिच से हमें निकालना होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, हाँ एक दफ़ा ही कर लेना बेहतर है, कोई मसला नहीं है। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब हमारे पास सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन हैं, 100। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होगा, लीस्ट काउंट बराबर है पिच डिवाइडेड बाय 100। आ गई बात समझ। अच्छा, इसके बाद हमें इस लैब के अंदर दो चीज़ें निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमें क्या निकालना था, फोकल लेंथ, और साथ में हमें थिकनेस भी निकालनी थी। तो अब इसके भी सारे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, तो अब वो देख लेते हैं। सही है, किसी भी कर्वेचर का रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h अपॉन 2, जहाँ पर ए क्या है, ए है डिस्टेंस बिटवीन फिक्स लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर। अच्छा, अब ये क्या होता है, ए क्या होता है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद एच क्या होता है, एच है हाइट ऑफ द, जो भी सरफेस जो भी आपने इसके अंदर चीज़ रखी हुई है उसकी हाइट। और फोकल लेंथ निकालना है तो कैसा निकालेंगे, फोकल लेंथ शो की गई है एफ से, और वो बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। तो इन शॉर्ट कि अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको रेडियस भी चाहिए ऑफ कर्वेचर चाहिए होगा, और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिवाइड करेंगे 2 से। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 6h
प्लस h अपॉन 2, जहाँ पर h क्या है, a क्या है मेरे पास, मीन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर। अच्छा ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कि मैं आपको वर्ड फाइल पे समझाता हूँ, इधर आए। हाँ ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखें हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक सर्टेन फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा अब होगा इस तरीके से, सब गौर से देखिएगा। मेरे पास स्पेरोमीटर की 3 टांगे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली 3 टांगे आपस में इस तरीके से एक ट्राइंगल बना रही हैं, जैसे अभी मैं बनाऊंगा, देखिएगा यूं यूं और यूं, सही है, इस तरीके से बन रहा है। तो ए क्या है, अच्छा एक मिनट रुक जाए, इसको हम थोड़ा लेबल भी कर दें ताकि आपको समझ आए। इसको हम करते हैं, इसको मैंने कह दिया, एक मिनट, इसको मैंने कह दिया ए, ठीक है। इस तरीके से इसको बल्कि हटा देते हैं, खत्म कर रहा है, बस ये समझे कि 3 साइड्स हैं। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, ए इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर। अभी आपके पास यहाँ पर 3 डिस्टेंस आ रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर ए। तो ए निकालने का तरीका ये होता है कि आप इन तीनों लेंस को आपस में ऐड करें और मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर दें। तो ए इज एज सिंपल एज दैट, कि आपने क्या करना है। अभी ये सारा हम काम करेंगे, आप फिक्र नहीं करें, ये सब समझ आएगा आपको बाद में, अभी बस चीज़ें एब्जॉर्ब करें। एच क्या है, एच आपके पास हाइट ऑफ स्पेरिकल स्पेयर है, थिकनेस है, ये भी हम पहले निकालेंगे, सही है। और फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, फोकल लेंथ निकालने का तरीका ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, सही है। अच्छा अब मैं आपके सामने जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा काम जो है वो लिख, मतलब आपके सामने स्क्रीन पे करता भी जाऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ भी आता रहे, सही है भाई। पहला स्टेप क्या कह रहा है, पहला स्टेप वो कह रहा है, अब सब गौर से ये स्टेप देखिएगा, डिटरमिन द पिच ऑफ स्पेरोमीटर, ठीक है भाई। अब मेरा फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट कैलकुलेशन का स्टेप ये है कि मुझे स्पेरोमीटर की पिच निकालनी है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, कहाँ जाऊंगा, यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, इसको रीसेट करके इसको ऊपर ले गया मैं, ठीक है, इसको मैंने रीसेट कर दिया ताकि बिल्कुल ऊपर चला जाए, ठीक है ऊपर चला गया। बल्कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रीसेट ही कर देते हैं, ये रीसेट हो गया, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इसको जब मैंने रोटेट किया, अब समझ सबको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्रीन नज़र आ रही है स्पेरोमीटर की, नज़र आ रही है, हेलो, सही है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मैं पहले काम ये करना है कि मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने, हाँ ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आया, जब मैंने एक रोटेशन ख़त्म कर ली, एक रोटेशन ख़त्म करने से मना दिया कि मैंने स्टार्ट की जर्नी 0 से, और जब मैं वापस 0 पे आ गया तो नियरली 1 mm का डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी वर्ड फाइल खोली, और वर्ड फाइल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब मैंने यहाँ पर एक रोटेशन कवर की तो मेरे पास कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है मेन स्केल पे, 1 mm। तो मेरे पास यहाँ से पिच आ गई 1 mm डिवाइड बाय 1, वो भी 1 आ रही है। इसी तरीके से मैंने जब 2 रोटेशन की तो मेरे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2 mm। फिर 3 की तो कितना आ रहा है, 3 mm। इन सब का आंसर जो है वो पिच के सूरत में कितना आ रहा है, 1 mm। तो मेरे पास मीन पिच कैसे आएगी, इन तीनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 3 कर दें, तो मेरे पास जो मीन पिच आ रही है वो है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, एक ही बात है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या निकाला, फिर मैंने निकाल लिया, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ इसके बाद मैंने क्या निकाल लिया, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो ऊपर से मैंने पिच निकाल ली थी, लीस्ट काउंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी होती है, 100। तो जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो मैंने क्या निकाल लिया, अपना लीस्ट काउंट, सही है।
अब वो कह रहा है कि आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स लेग्स। अब ये वो वाली कहानी कर रहा है, ये वाली कहानी कि आपको जो 3 लेग्स हैं उनके दरमियान एक फिक्स डिस्टेंस निकालना है। अब हम जाते हैं वापस वेबसाइट पे और हमें जो है अब डिस्टेंस निकालना है इसका, तो वो हम निकालेंगे। 1 मिनट। बल्कि 1 मिनट कहाँ गया वो। हाँ, अच्छा भाई, अब इधर गौर से देखें, इस स्पेरोमीटर के साइड में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेग्स ऑफ स्पेरोमीटर इज 40 mm। ये नजर आ रहा है सबको, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आ रहा है नजर। ठीक है, लिंक ओपन नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लिंक ओपन होनी चाहिए। 1 मिनट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा वापस टेबल के अंदर और मैंने लिख दिया कि भाई 40 mm का डिस्टेंस जो है, 40 mm को आप कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में मांग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 mm के। तो कितना है, 40 mm कह रहा है ना वो, तो 40 mm का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर। 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर 10 mm क्या होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 mm के, ठीक है। तो इसने हमें कह दिया कि आपके पास कितना है, 40 mm है ना, ये कह रहा था ये। ठीक है, तो 40 mm का मतलब है कि मेरे पास कितना डिस्टेंस आ गया, 4 4 4। ये चीज़ समझ आ गई सबको, यहाँ तक समझ आ रहा है, इस पॉइंट तक समझ आ गया, जो मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन या थोड़ी बहुत जो चीज़ें आपके सामने की हैं। क्या इस पॉइंट तक कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई तो पूछ लें। अच्छा, देखें, डिस्टेंस बिटवीन के लेग का मतलब ये है कि इधर गौर से देखें, मेरे पास पेरीमीटर की 3 लेग्स है ना, ये 3 लेग्स हैं, एक लेग ये रही, दूसरी लेग ये रही, तीसरी लेग ये रही। अगर मैं एक इस पेरीमीटर को उठाऊं और इसको बहुत प्रेशर से किसी पेपर पे इम्प्रेशन बनाऊं इसका, तो पेपर पे मेरे पास 3 डॉट्स बन जाएंगे आके। उन डॉट्स को मैं आपस में जोड़ूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगल बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, ये, जहाँ पर पहली लेग ये रही, दूसरी लेग ये रही, तीसरी लेग ये रही। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में एक क्वांटिटी है जिसको हम कह रहे हैं ए, स्मॉल ए, वो बेसिकली है मीन लेंथ इनकी। अच्छा, अब हमें क्या है, उस वेबसाइट के ऊपर एक तरफ की लेंथ दी हुई है और हम ये कह रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर एक तरफ की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ की भी 4 सेंटीमीटर होगी और यहाँ की भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है बस, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, बस बस ये लिखी है मैंने यहाँ पर। सही है, समझ आ गई। सही, इसका माइक ओपन हो गया। सही है, समझ आ गई भाई यहाँ तक कि अब आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स लेग क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर गिवन है कि इट इज़ 40 mm। तभी मैंने 40 mm को कन्वर्ट किया 4 सेंटीमीटर में और मैंने यहाँ पर लिख दिया लाके उसको। अब सही है भाई, रिप्लाई कर दें प्लीज़ अगर समझ नहीं आया तो, और अगर समझ आ गया तब भी सही है। ठीक, ओके गुड। अब आ जाए नीचे। अब हम जो है अपना काम करने जा रहे हैं।
पहला काम हम ये करेंगे कि वो कह रहा है कि आपको अब रीडिंग्स निकालना शुरू करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम रीडिंग्स निकालना शुरू करते हैं। पहले वो कह रहा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बेस प्लेट पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? एक बेस प्लेट। ठीक है, अब मैं जाऊंगा वापस अपने इसमें वेबसाइट पे। वेबसाइट पर अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन जो अगर मैं देखूं तो मेरे पास अभी भी सिर्फ इसमें बेस प्लेट पड़ी हुई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बेस प्लेट की थिकनेस निकालनी है। क्या निकालनी है? इस बेस प्लेट की थिकनेस निकालनी है। अब बहुत गौर से देखिएगा ये किस तरीके से थिकनेस निकलेगी। पहला काम ये करते हैं कि स्पेरोमीटर को हम लोग बिल्कुल नीचे लेके आते हैं, जब तक ये स्क्रू जो है ना, ये देख रहे हैं स्क्रू, इस सरफेस को टच ना कर जाए। लेके गए लेके गए लेके गए 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 गए, इधर देखें, आया, इसने टच कर लिया। अब इससे और नीचे टच नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन स्केल की रीडिंग पहले देखेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग मेरे पास आ रही है अराउंड 0 के बाद है 1 mm। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर गया मैं और मैंने लिखा कि मेरे पास मेन स्केल रीडिंग क्योंकि 1 mm आ रही है, तो इसने यहाँ पे सेंटीमीटर में मांगा हुआ है, तो मैंने लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर मेरी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है। ठीक है भाई, आ गई। अब सर्कुलर स्केल पे कितना डिविजन आ रहे हैं, जहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं 50, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 50। उसके बाद वो कह रहा है कि 50 को आप मल्टीप्लाई करा है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना था मेरा सेंटीमीटर्स के अंदर? 0.001। तो मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 50 को, मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। एक मिनट, कैलकुलेटर में गया, 50 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 0.001। यही था ना हमारे पास? कितना आ रहा था? ऐसा ही कुछ आ रहा था। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 0.005, 0.05 सॉरी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। ये आ गया मेरे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ये बराबर है 0.05। ओके, अब इन दोनों को मैंने आपस में ऐड कर लिया, 0.1 सेंटीमीटर और 0.05, तो कितना आ गया? 0.15। सही है। अब इसी तरीके से मैंने 3 रीडिंग्स निकालनी है, तो मैं वापस करता हूँ इसको। मैं वापस इधर गया, इस वेबसाइट के ऊपर, कहाँ गई, इसको मैं करूँगा रीसेट। रीसेट किया, इसको मैं वापस नीचे लेके आऊँगा। अभी भी वही आ रही है। सही है, तो इस तरीके से आपने 3 रीडिंग्स निकालनी है। अभी भी कितना आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर, 50 डिविजन्स, 0.05, और ये आ गया। सॉरी, इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना, इधर मत लिखिएगा, इसको इधर ही लिखना है, इसके बाद ही लिखना है इसको, 0.1। अच्छा, मैं देखता हूँ अभी क्यों नहीं खुल रहा आपके पास में। बाकियों के पास खुल रहा, नहीं खुल रहा? बाकियों के पास लिंक खुल रहा है या नहीं खुल रहा, प्लीज़ बता दें। नहीं खुल रहा? अच्छा, तंजील के पास तो ओपन हो रही है, चलो ठीक है, गुड। समाइला के पास भी ओपन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, राना के पास भी हो गई है। मैंने पहला काम ये कर लिया कि अपनी, ठीक है, काफ़ी लोगों के पास ओपन हो रही है। अब मैंने क्या किया, बेस प्लेट का इसी तरीके से बीन निकाली, तो मेरे पास बेस प्लेट की बीन कितनी आ रही है? 0.15। अब आ जाए, अब आपने उसके नीचे रखा है एक ग्लास प्लेट, तो ये ग्लास की स्ट्रिप यहाँ पर रखी हुई है। पहले रीसेट कर लें इसको। ग्लास की स्ट्रिप यहाँ से मैंने उठाई और यहाँ मैंने प्लेस कर दी। आजा, आ गई। ठीक है, ये ग्लास की स्ट्रिप मैंने प्लेस कर दी। अब वही काम वापस करूँगा, इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा यूँ करके।
हो गया, ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास कितना हो रहा है, अराउंड मेन स्केल रीडिंग आ रही है 0 1 2 3 mm की मेन स्केल रीडिंग आ रही है। तो 3 mm कितना हो गया, 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर की मेरे पास क्या आ रही है, मेन स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल कितनी आ रही है, 65 66 67 67 मेरे पास आ रहे हैं सर्कुलर स्केल की डिवीजन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 67 को मल्टीप्लाई करना है 0.001 से, तो इसका आंसर आएगा 0.067 0.067। ठीक है, इस तरीके से 3 रीडिंग्स आ जाएंगी। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आएगा, 0.367। ठीक है, 0.367। यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से आप 3 रीडिंग्स निकालेंगे और फिर मीन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.367। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब आपको निकालना है कॉन्वेक्स मिरर 1। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर 1 2 नहीं कर रहे हैं, हम एक ही कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, इस कॉलम को आप डिलीट ही कर दें पहले यहाँ से ना, क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत ऐसा है नहीं। हाँ, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है, हाँ ज़रूरत नहीं है इसकी हमें, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट सेल किया, डिलीट इंटायर रो की, ओके कर दी। ठीक है भाई, अब आ जाए। अब आपने करना ही है कि अब आपने इस क्लास की जगह प्लेस करना है ये मेरे, पहले इसको रीसेट करें और अब प्लेस कर दें एक स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब वही काम करें वापस से, इसको नीचे लेके जाएं, गए। ठीक है, अब वापस देखते हैं 0 1 2 3 पे आके इसने वापस रुका। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना आ रहा है, 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 10 11 12 13 आ गई, 13 डिविजन्स आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 डिविजन्स। कॉन्वेक्स मिरर यही वाला है ना जो इसमें दिया हुआ है, स्पेरिकल सरफेस, एक ही बात है, इसी को लेंगे हम। 13 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.0011 से। कॉनकेव मिरर इस तरीके से नहीं होता, कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर ही है। तो इस पे तो पहले भी किया था ना, नहीं इस पे कब किया था पहले, 3 बार रीडिंग्स का मतलब है कि आपको 3 दफ़ा वही काम करना है ताकि रीडिंग का एवरेज निकाल सकें। सही है, 013। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लें तो ये आएगा 0.313 0.313। ठीक है, इसको 3 दफ़ा निकाल लेंगे क्योंकि मीन निकालना है। तो इसका आंसर आ गया 0.313। सही है, तो वही चीज़ ए बी सी जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। इसको हटा दें, डी को। सी कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है सी 0.313, ये आ रहा है 0.367, और ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 0.15। सही है, ये आ गया 0.15। सही है, अब वो निकाल रहा है थिकनेस। थिकनेस कैसे निकालेंगे, थिकनेस निकालने का तरीका ये है, थिकनेस और स्पेरिकल हाइट दोनों बराबर है। बी कितना था, 0.367 को माइनस करेंगे 0.15 से, कितना आंसर आएगा, 0.367। कैलकुलेट कर देना, 0.367 माइनस 0.15, 0.217। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज़ माई थिकनेस 0.217, और थिकनेस ही मेरे पास स्पेरिकल हाइट है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.217। ठीक है, क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, स्पेसिफिक होके बताएं। थिकनेस, अच्छा देखें, हमने क्या किया, हमने निकाला है, इधर इधर गौर से देखें, इधर आ जाए, इस पे देखें।
इसको मैं रीसेट करता हूँ आपके सामने। इनिशियली स्पेरोमीटर के नीचे क्या रखी हुई है, एक सिंपल बेस प्लेट रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक सिंपल ग्लास की बेस प्लेट रखी हुई है। अब मुझे मेरा मेरा मकसद ये था, मुझे इस नई ग्लास स्ट्रिप जो मैंने खुद प्लेस की है, इस बेस के ऊपर मैंने क्या किया, एक नई ग्लास स्ट्रिप प्लेस की है। मुझे उस ग्लास स्ट्रिप की, सिर्फ ग्लास स्ट्रिप की, बेस की नहीं, थिकनेस निकालनी है। तो जब मैं स्पेरोमीटर से मेजर कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास बेस की लेंथ भी, बेस की थिकनेस भी इंक्लूड होगी और इसकी स्ट्रिप की थिकनेस भी इंक्लूड होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ओवरऑल थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा बेस में से। तो मैंने यही काम यहाँ पे किया है। दिस इज माई ओवरऑल थिकनेस, दिस इज माई बेस थिकनेस, इन दोनों को माइनस किया तो ये जो थिकनेस आ रही है ये आपकी ग्लास स्ट्रिप की थिकनेस है, 0.217 सेंटीमीटर। सही। और यही इसी को हमने स्पेरिकल हाइट h भी ले लिया। ओके। अच्छा, अब वो निकाल रहा है ए मीन डिस्टेंस बिटवीन, अरे वो यहाँ पे उसने भी ए 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है और एच कितना आ रहा है इसका एच आ रहा है 0.23, मेरा कितना आ रहा है 0.217, तो तकरीबन सेम सेम ही आ गया। ए मैंने कितना लिया था 4, ठीक है, 4 और 4, इसका आंसर कितना आएगा 12, 4 इसका 12 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 4 ही होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4। सही है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप प्लेस करें, ए आपके पास आ गया 4, एच कितना आ रहा है 0.217, तो यहाँ से मैंने निकालूंगा आर अपना। तो आप लोग भी कैलकुलेट करें कि कितना आ रहा है आर आपके पास, मैं भी यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। ए स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई 6h, 16 डिवाइडेड बाई 6h मैं करता हूँ, 16 डिवाइडेड बाई 0.217, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड करना है 12.28, शाबाश आपको 12.28 आ रहा है, मैं अपने पास चेक कर लूँ, प्लस h अपॉन 2, ठीक है, प्लस h कितना था मेरे पास 0.217 डिवाइडेड बाई 2, 12.397 इज माई रेडियस, मेरा रेडियस इतना आ रहा है आर। आपका कितना आ रहा था माहीन, वापस बताइएगा। ठीक है, आपका 12.28 आ रहा है, ठीक है ओके गुड। तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया 12.397। अब फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं रेडियस डिवाइड बाई 2। तो यहाँ मेरा कितना आ रहा है, इसको मैंने करता हूँ, मेरे पास आ रहा है 12.397, इसका जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ से देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 6.1986, तो ये मेरे पास आ गया इधर 6.1986 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एंड में आपने क्या करना है, रिजल्ट लिख लें। द थिकनेस ऑफ द गिवन ग्लास पीस कितना आ रही थी 0.217 और फोकल लेंथ कितनी आ रही है 6.1986। सही है। ये लैब है आपकी छोटी सी। अब कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अब भले मुझसे पूछ ले एक एक करके सारे, क्योंकि मगर ये लैब में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी लैब है, सारी कैलकुलेशन वहीं से करनी है आपको। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखा भी दी हैं। जी बिल्कुल माहीन 12.39 आ रहा था, मेरा भी इतना ही आ रहा है। जी जी बिल्कुल, मेरा भी 12.39 ही आ रहा है। गुड गुड। अब किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो पूछ लें, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी लैब है और ऐसी ही होनी है लैब ये। मैंने आपके सामने सारी कैलकुलेशंस कर भी दी हैं, तो मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कोई सवाल है तो पूछ लें। और अगर सवाल नहीं है तो ये काम करना शुरू कर दें और मुझे सब लोग जो हैं, जितने भी लोग कॉल पे मौजूद हैं, मुझे सबके आंसर्स वेरीफाई करने हैं। तो आप लोग को वेबसाइट भी मैंने शेयर कर दी है और ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, LMS पे सब कुछ है। आप डॉक्यूमेंट खोलें, वेबसाइट खोलें और काम शुरू कर दें स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया। सही है। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझसे पूछें। और अगर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो स्टार्ट कर दें लैब करना, क्योंकि मैं लैब का ऐसा वेबसाइट नहीं चल रही, चेक करें मुझे क्या मसला है इसमें। वेरी गुड, क्लियर है।
तो शाबाश, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, क्योंकि ये लैब ज़रूरी है। तो इसमें आप लोग जो है वो कि मुझे चीज़ें चाहिए, रिजल्ट्स मुझे सबके चाहिए। वेबसाइट ओपन हो तो रही है काफ़ी जगह, आप लोग के पास क्यों ओपन नहीं हो रही? फोकल लेंथ 6.1, शाबाश माहिन, वेरी गुड, शाबाश। मैं अगर यहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक कर दूँगा मेरे पास तो ओपन हो जाएगी, देखें। फ़ोन में ओपन करके देख लें अगर ओपन हो सकती है। यहाँ क्यों नहीं खुल रही, क्या मसला आ रहा है? अच्छा एक मिनट रुक जाए। अच्छा हाँ, रफ में करके दिखा दो, कोई मसला नहीं है, बाद में फेयर करके जमा करवाना बट। अच्छा आप लोग क्या करें, आप लोग जाएँ गूगल पे और गूगल पे जाके लिखें स्फेरोमीटर ऑनलाइन प्रैक्टिकल। आप लोग गूगल पे जाके लिखें, सर्च करें स्फेरोमीटर ऑनलाइन प्रैक्टिकल। अच्छा एक मिनट, खोला आप लोगों ने जाके? इसमें एक लिंक आ रहा होगा amrita.olabs.edu के नाम से। उस पर जाके क्लिक करें जहाँ पे लिखा हुआ है अमृता ऑनलाइन लैब क्लास 11 फिजिक्स स्पेरोमीटर वीडियो। आपके पास देखिए यहाँ से खुल रहा है, नहीं खुल रहा है? कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास खुल रहा है या नहीं खुल रहा। जब कि मैं कहीं और देखता हूँ कि अगर कहीं कोई और वेबसाइट मुझे मिल जाए तो आप लोग उस पर कर लें। सर नहीं खुल रहा। यहाँ पे भी नहीं खुल रहा? क्या क्या इशू शो कर रहा है? मतलब कोई लिखा कनेक्शन है को? साइट कांट बी रीच्ड। अच्छा चलो एक मिनट रुक जाए फिर। अच्छा नहीं खुल रहा। अच्छा नहीं गुड, जब माही का खैर नहीं खुल रहा था बट माही ने ये के साथ साथ मुझे फॉलो कर दी नहीं और माही ने कर लिया। वेरी गुड, शाबाश, गुड। आपको माही किस तरीके से समझ आया, जिस तरीके से आप मतलब जिससे साथ साथ कर रही थी, तो आपको चीज़ समझ आई हो? शाबाश। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको लिंक फिर भी शेयर कर दूँ ताकि ये है कि वहाँ से कम से कम खुल जाए। मैं देखता हूँ जिसके पास, अच्छा जिसके पास खुल रहा है ना, जब तक कम से कम वो तो काम स्टार्ट करे अपना, वो हमारा वेट ना करे, वो आप अपना काम स्टार्ट करें जिनके पास खुल रहा था, जिन्होंने कंफर्म किया था उस वक्त। सर जी बोले।
मेरी जो लैब चेक नहीं है वो मैं आपको मेल करूँ या फिर डायरेक्ट एलएमएस नहीं नहीं, अपलोड कर दूँ? अच्छा रुक जाना, समझाता हूँ मैं आपको। लैब्स का करना इस तरीके से है कि लैब्स मुझे कोई मेल नहीं करेगा, मुझे सारी की सारी लैब्स एलएमएस के ज़रिए ही सबमिशंस चाहिए, क्योंकि एलएमएस अब आपका वो एक समझिए कि एक लीगल प्रोटोकॉल है, एक लीगल प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप भी बाद में क्लेम कर सकते हैं कि हमने लैब जमा कराई थी, और टीचर भी बाद में क्लेम कर सकता है कि भाई हमारे पास लैब आई थी या नहीं आई थी। इसीलिए एलएमएस ही अब वो प्लेटफॉर्म सर है। तो सिर्फ जी बोलिए। सिर्फ एलएमएस ही सबमिट कर दूँ, मतलब आपको अलग से ना भेजूँ? नहीं नहीं, मुझे अलग से ना भेजें, मुझे बस एलएमएस पे आप अगर लैब्स चेक्ड हैं तो सिर्फ चेक लैब्स का फ्रंट कवर भेज दें ताकि मैं नंबर डाल दूँ आगे, और जो लैब अनचेक्ड है वो मुझे आप कंप्लीट भेजेंगे ताकि मैं वो पूरी लैब चेक कर सकूँ। समझ ओके गए? सर। गुड। अच्छा क्या भेज रही है? तंजील आपने कर लिया, गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन, गुड, एक्सेलेंट। दो लोगों ने मुझे करके भेज दिया। अच्छा जिनके पास नहीं खुल रहा ना, वो एक काम ही करें कि आप लोग जो है ना, जो मैंने रीडिंग्स आपके साथ शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर कर भी देता हूँ, आप उससे करना शुरू कर दें कम से कम। मैं वो फाइल आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप लोग उससे करें। असल में हो सकता है ये मसला इसलिए कर रहा हो आप लोगों के पास खुल नहीं रहा हो क्योंकि इंडियन वेबसाइट है, इंडियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो हो सकता है आपके पास कहीं वहीं से कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ उस चीज़ को ना, जब ही नहीं खुल रहा, क्योंकि ये इंडियन वेबसाइट, इंडियन ने समझाया हुआ ये, और इंडियन ने सिमुलेशन की भी मतलब पूरी ना, तो हो सकता है इस वजह से आपके पास नहीं शो हो रहा हो, ये एक वजह ये हो सकती है इसकी। ठीक है, जिन लोगों ने कंफर्म कर दिया है मुझे आंसर्स, वेरी गुड, वेल डन। ये कि आप लोगों की समझ आ गई और हमारी लैब जो है वो आज कंप्लीट हो गई सारी की सारी। ये डॉक्यूमेंट भी मैंने शेयर कर दिया है, बाकी लिंक मैंने शेयर किया था एलएमएस पे भी, अब वहाँ से वैसे खुल तो काफ़ी लोगों के पास नहीं रहा, तो वही मुझे लग रहा है वजह कि इस इंडियन वेबसाइट है ना, तो हो सकता है कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ ब्लॉकेज हो, इस वजह से मसला। सर इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए। पहले मेरे पास भी ओपन नहीं हो रहा था, फिर मैंने 4G यूज किया तो ओपन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चले एक वजह तो बता दी इन्होंने, तंजील ने, गुड, शाबाश। ठीक है, तो आप लोग अपना नेट वगैरह देख लें, जिस तरीके से ये कह रही हैं, तो हो सकता है उसको इम्प्रूव करने से आपके पास खुल जाएगी। थैंक यू तंजील। शुमाइला ने भी भेज दी है नैप्स, गुड, ठीक है, शुमाइला इसका नेक्स्ट पेज ही भेजिएगा, गुड, शाबाश, एक्सेलेंट, गुड, 3 लोगों ने भेज दी है, शाबाश, एक्सेलेंट, गुड, ठीक है भाई, गुड। तो आप लोग अपना नेट वगैरह देख लें, जिस तरीके से तंजील कह रही थी, नेट का इशू हो सकता है वैसे, हाँ, गुड। अब जो लोग मोबाइल से खोल रहे थे वो 4G से खोल के देखें।
काशान ने भेजी है। सही सही सही, ठीक है, सही, गुड। हाँ जी, जिनकी लैब हो गई है वो जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारी ऑनलाइन लास्ट लैब थी, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो हमारे को 4-5 लैब्स की जर्नी थी, अच्छा मुझे अब इसका थोड़ा सा फीडबैक भी, आप लोग जाने से पहले ना थोड़ा सा फीडबैक भी दें कि मतलब ओवरऑल किस तरीके से रही। ज़ाहिर है आप लोग यूनिवर्सिटी में आए थे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जब यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर था तो कैसा रहा लैब, मतलब थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें, क्योंकि मैं करता ये हूँ कि हर लैब के एंड में जो है ना स्टूडेंट से फीडबैक लेता हूँ अपने लिए कि भाई जाके मैं नेक्स्ट उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। तो मुझे थोड़ा सा आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, मतलब किस तरीके से पढ़ाया मैंने। अच्छा चलें, तंजील ने कहा कि ऑनलाइन लैब ज़्यादा अच्छी है। गुड, शाबाश। मतलब ओवरऑल मतलब मैंने सही पढ़ाया आप लोगों को, मतलब कोई शिकायत तो नहीं आप लोगों की, तो इस उसमें बताएं। चलें, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेक्चर देख लेना बस, ये है। जब जमा कराओगे तो सही तरह जमा करवाना शेर। सही है, इंशाल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह। बस ये है कि आप लोग भी बस इसी तरीके से मेहनत करते ना। फाइनल लैब का मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, ठीक है, वो मसला नहीं है। अभी हमारा क्योंकि डिसाइड हुआ नहीं है, एचओडी वगैरह डिसाइड कर रहे हैं, तो बस जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको बता देंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी जी बोलें मुश्तबा। यार जिस तरीके से हालात लग रहे हैं मेरे ख्याल से तो 31 मई तक यूनिवर्सिटी अगर खुल जाती है तो फिर ये है कि वो देखो, अगर पता नहीं शायद ऑनलाइन ही, मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही होंगे। कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी ऑनलाइन थोड़ी की ना, सर ये है। थोड़ी सर आज लेप नहीं कर सका सर, इंटरनेट नहीं चल रहा सर मेरा। कोई मसला नहीं, तुम बस ये है कि लेक्चर आप आ गए ना क्लास में, तो बस ये कि अटेंडेंस लग जाएगी, बस ये कि लेक्चर एक दफ़ा देख लेना। यस सर, जरूर। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो बस ये है कि आप बाकी और कोई दिखा रहा है तो बता दें, जो भी अपने रिजल्ट्स वगैरह जमा करवाने हैं। पॉसिबिलिटी तो है, बट अभी किसी को कुछ कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो इसलिए कोई किसी कंक्लूजन पे हम पहुंच नहीं पा रहे कि भाई हमें क्या करना है। इसलिए अभी जो है ना सारी जो अथॉरिटी वो उनके पास है, हायर अथॉरिटीज़ के पास है ना, तो जो चीज़ वो डिसाइड करेंगे अभी वही होगा। क्योंकि जिस तरीके से मिड टर्म्स है आपके, तो मिड टर्म्स ही बिल्कुल एंड में आके डिसाइड हुआ है कि एज अ असाइनमेंट लेंगे, तो और ये सर है। मिड टर्म तो लिए हैं सर टीचर्स ने। क्या कह रहे हैं? टीचर कई टीचर्स ने सर मिड टर्म्स लिए हैं। हाँ नहीं, मिड टर्म तो होंगे सर हमारे भी, बिल्कुल। सर सजाद ने मिड टर्म लिए हैं, और सब मैम तवानी ने मिड टर्म लिए हैं, अक्सर कमल हाँ भी हाँ मिड टर्म ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ। लैब्स के मिड टर्म नहीं होते, कोर्सेज के होते हैं। जी सर। हाँ मुश्किल तो हो जाएगा, बट अब क्या कर सकते हैं, मेरे यही एक हल है बस। जिनके पास नहीं खुल रही थी वेबसाइट, उन्होंने कुछ नेट वगैरह इंप्रूव करके खोलने की कोशिश की, तो कंफर्म कर दें कि खुला या नहीं खुला। सही, सुहाना ने भी तस्वीरें भेज दी हैं। सही है सुहाना, गुड गुड गुड, शाबाश। वाकई आप लोगों को तो था भी फर्स्ट सेमेस्टर।
अच्छा हमारे पास 8 to 19 का SMS आया है और ये समय अच्छा हो सकता है फिर कुछ ऐसा हो। आज जिनके हो गई लैब वो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या overall it's a good experience, but the way you cooperate with us I really appreciate. Thank you. शारिक आपके पास खुल रही है वेबसाइट? नहीं खुल रही, अच्छा चले मैं इसका कुछ ऑल्टरनेट देखता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बस ये कि लैब यहीं तक देखते हैं फिर, बाकी फिर ये कि मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह ये कि फ्यूचर में भी आई होप कि पढ़ाऊँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा सही, ठीक है। ठीक है फिर ये क्लास एंड करते हैं बस, बाकी के लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।